सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में समाधान पूर्ण विधि से अपने वैचारिक जीवन की प्रतिष्ठा, योग्य क्षमता, योग्यता एवं पात्रता को अर्जित कर लेता है, तब वह व्यवहार पक्ष की समस्याओं के समाधान से युक्त हो जाता है तथा यही इनकी तृप्ति भी है। ऐसे व्यक्ति में शोक का अभाव हो जाता है। यही मानवीयता का वैभव है। न्यायपूर्ण व्यवहार को स्वीकारने का अर्थ है समाधान की उपलब्धि के लिए प्रयास एवं प्रयोगरत होना है। न्यायपूर्ण व्यवहार से समाधान की उपलब्धि निम्न क्रम से होती है। मानव द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाएं विचार आश्रित है अतः वैचारिक कुशलता से ही क्रिया की निपुणता, वैचारिक शिष्टता से ही व्यावहारिक कुशलता, व्यावहारिक कुशलता से ही वैचारिक पारंगत्व, वैचारिक पारंगत्व से ही भाव का शिष्ट भाषाकरण संभव है। यथार्थता का अध्ययन ही वैचारिक समाधान है तथा सत्यानुभूति ही आनंद है, जो सफलता की पराकाष्ठा है। समस्त व्यवस्था मात्र समृद्धि की वांछा से समस्त व्यवहार परिमार्जित मानव समाज न्याय के पोषण की मूल भावना से मानवीयता संपन्न समस्त भावपूर्ण भाषा प्रसारण क्रिया को मानव के अभ्युदय एवं विकास की कामना से सत्यता में अनुभूति व अध्ययन मानव ने विश्राम की आकांक्षा से किया है। विश्राम ही समाधान है। उत्पादन से अधिक उपयोग, प्रयास एवं प्रवृत्ति समाज शोषक सिद्ध है तथा मात्र अवसरवादिता ही है। न्यायवादी व्यवहार से आवश्यकता से अधिक उत्पादन व समाज न्याय पोषण होना सिद्ध है। अवसरवादी व्यवहार में परधन, परनारी तथा परपीड़ा का समाविष्ट होना आवश्यक है, जिसके लिए अमानवीयतावादी मानसिकता, भाषा, प्रसारण, प्रकाशन तथा प्रदर्शन अनिवार्य है, जिससे भ्रामकता का तथा विलासिता का ही प्रचार होता है, जो मानव कुल को असंतुलित, व्याकुल तथा त्रस्त किए हुए हैं। मानव गलती करने का अधिकार लेकर तथा सही करने का अवसर एवं साधन लेकर जन्मता है। उपरोक्तानुसार मानव को न्यायवादी बनाने हेतु तथा न्याय में निष्ठा उत्पन्न करने हेतु उसे स्वभाववादी बनाने के लिए व्यवस्था व शिक्षा संस्कार का योगदान आवश्यक है। भ्रांति ही अवसरवादी में आसक्ति का कारण है। भ्रांति मात्र आरोप है। भ्रांति के विपरीत ही निर्भ्रमता है। निर्भ्रमता ही न्याय का कारण है। निर्भ्रमता के फलस्वरूप समाधान, मनोबल, सुख, कर्तव्य में निष्ठा, स्नेह, अनुराग, शांति, संतोष, प्रेम, सहजता, सरलता, उत्साह, आह्लाद तथा आनंद सहज उपलब्धि है। यह सब अनन्य रूप में संबंध है। समाधान क्यों, कैसे की पूर्ति अथवा क्रिया के अधिक ज्ञान की समाधान संज्ञा है। मनोबल केंद्रीकृत मन स्थिति तथा अर्थात समझदारी को प्रमाणित करने में मनोयोग स्थिति की मनोबल संज्ञा है। सुख न्याय में दृढ़ता की सुख संज्ञा है। कर्तव्य में निष्ठा उत्तरदायित्व का वहन में ही कर्तव्य में निष्ठा है। स्नेह न्याय, धर्म एवं सत्य की निर्विरोधिता ही स्नेह है। अनुराग निर्भ्रमता से प्राप्त अप्लावन की अनुराग संज्ञा है। शांति वेदना विहीन वैचारिक स्थिति। संतोष अभाव का अभाव, समृद्धि, समाधान अथवा अभाव से अभावित चित्रण, विचार, संपन्नता। प्रेम दिव्य मानव, देव मानव की सान्निध्यता, समीप्यता, सारूप्यता तथा सालोक्यता प्राप्त करने हेतु अंतिम संकल्प में प्रेम संज्ञा है।
दया, कृपा, करुणा की संयुक्त अभिव्यक्ति ही प्रेम है। सहजता, जागृत सहज मानसिक वैचारिक चिंतन स्थिति में संगीत है, उसकी सहजता संज्ञा है। रहस्यता से रहित जो मानसिक स्थिति है, उसकी सहजता संज्ञा है। सरलता, जागृत सहज स्वभाव पूर्ण व्यवहार की सरलता संज्ञा है। कायिक, वाचिक, मानसिक रूप में नियमों का वचन पूर्वक प्रमाणित करना। आडंबर आडंबरहीनता अथवा दिखावा रहित व्यवहार की सरलता संज्ञा है। आनंद, सहअस्तित्व में अनुभूति की आनंद संज्ञा है। पूर्णता, सर्वतोमुखी समाधान संपन्नता ही पूर्णता है। निर्भ्रमता, न्याय, धर्म एवं सत्यापूर्ण व्यवहार, भाषा, भाव, बोध, संकल्प व अनुभूति की निर्भ्रमता संज्ञा है। विचार का प्रतिरूपी भाव भाषा एवं व्यवहार के रूप में परिलक्षित होता है। न्याय, धर्म एवं सत्यानुभूति योग्य क्षमता से व्यवहार, भाव व भाषा संयमित और परिमार्जित होता है। पवित्र विचार ही मनोबल, मनोबल ही कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा ही समाधान समृद्धि, समाधान समृद्धि ही सहअस्तित्व तथा सहअस्तित्व ही पवित्र विचार है, जिससे न्यायवादी व्यवहार प्रतिष्ठित है, अन्यथा अवसरवादी व्यवहार अप्रतिष्ठित है। अवसरवादिता पर ही संयमता, नियंत्रण तथा सुधार का अधिकार जागृत पूर्वक प्रमाणित होता है। प्रत्येक मानव जन्म से ही न्याय का याचक है। न्यायपूर्ण व्यवहार प्रस्तुत करने योग्य क्षमता, योग्यता एवं पात्रता को उत्पन्न करना ही एक से अनेक मानव द्वारा किया जा रहे अनवरतन प्रयास का मूल उद्देश्य है। न्यायवादी मानवों की परस्परता में सहज स्वभाव ही सामाजिकता है तथा यही मानवतापूर्ण समाज है। सर्व शुभ हो। बढ़िया दीदी, थैंक यू। ठीक है, तो ये हमने 2-2.5 पेज पढ़े हैं। ये चैप्टर 15 का हमारा इसके साथ में समापन है, और अगला चैप्टर पोषण एवं शोषण ये इसके बाद में शुरू है। तो बताइए जी, अपने अपने शब्दों में, जिसका जैसे जैसे ध्यान जा रहा हो। एक एक पैराग्राफ को ही ले लेते हैं, पूरी अनुभूति को नहीं लेंगे, पहले इतना लेके। कौन रखेंगे? विशाल जी रखेंगे, महेश जी, गुरलीन जी, आप में से कोई, या आप दोनों मिलके, कोई और? कोई भी कोशिश करें। हाँ, विशाल जी ने अनम्यूट किया, गुड भैया, करें शुरू। समझने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। जो व्यवस्था था तो मतलब ये पैराग्राफ और बाकी नीचे तक पढ़ के तो यही समझ में आया कि अ, मतलब ओवरऑल हम लोग मतलब ज्यादा का जो ये होता है कि ज्यादा मिल जाए और ज्यादा यूज सारा समाधान हमको ज्यादा से ज्यादा चाहिए होता है, वहीं पे प्रॉब्लम आती है। तो जितनी जरूरत है वैसा मतलब उस तरह से मतलब कुछ एलिमेंट आ रहा था दिमाग में। मतलब ऑफ ठीक कोर्स है। हिंदी तो थोड़ा सा बहुत डीप में चला जाता है, बट हाँ जैसे और हम लोग मतलब इन मानव थोड़ा न्याय और धर्म के हिसाब से अगर चीजों को हम लोग एकत्रित करें या फिर एक दूसरे में बांटे तो वो वैसा सही रहेगा। तो इस टाइप से थोड़ा सा फील हुआ इस पूरे पैराग्राफ में ठीक पढ़ है, के। ठीक है, ठीक है, good, बढ़िया। कुछ एक दो वर्ड थे आगे जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आए, तो उनके बारे में नीचे एक अगर आप हल्का हल्का स्लाइड करें तो एक था, वो पहुंचेंगे वहां तक तो बोलूंगा। ठीक है, जब पहुंचते हैं तो वहां पे करेंगे बात। हाँ ठीक है। अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। महेश भाई, ओके।
और कोई राहुल भाई, देव भाई, सभी लोग, मैं एक एक करके नहीं बोलूंगा, लेकिन किसी का भी मन हो और मतलब अपने है ना पढ़ने से जो भी इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, विनीता दीदी, शालिनी दीदी, सतपाल भाई, रितु जी, है ना। आई थिंक मतलब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा लग रहा है, इसका और मीनिंग हाँ 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 हाँ, बढ़िया, ठीक है। तो अब आप ये देखिए ना, अब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है तो स्किप ही कर जाए, ऐसा भी कर सकते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। तो अगर ऐसा लगता है कि देखिए बहुत सारी चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड आई हैं, लेकिन फिर भी हम किसी ना किसी तरीके से उसको दूसरे शब्दों में, दूसरी भाषा में, कुछ उदाहरण देके, कुछ अपनी लाइफ के से लिंकेज देखते हुए शेयरिंग करते हैं, तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एनकरेज ऑल ऑफ यू के मतलब आप भी मतलब थोड़ा सा प्रयास करें, तो ये अपनी यात्रा के लिए, समझने की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए मतलब अच्छा रहेगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। धीरे धीरे इस तरफ हम कोशिश करें, मिलजुल के, आप लोग इंडिविजुअली करें, हम साथ साथ हैं ही। तो मतलब तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है न्याय धर्म सत्य को लेकर, जब जब कोई मानव व्यवस्था चलती है, मींस पूरी सोसाइटी उस तरीके से चलती है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यूज को लेकर, तो ऑटोमेटिकली मतलब इंसान जो है वो योग्य कहलाएगा, उसमें उसमें कोई मतलब समस्या विहीन रहेगा, वो सुखी रहेगा, बिल्कुल ठीक है, व्याकुल नहीं रहेगा। ठीक है। हाँ जी, ठीक है, बढ़िया। तो थोड़ा सा मैं और किसी को ऐड करना हो तो आप प्लीज मतलब आप भी रखिए, और फिर मैं भी, मेरे का जो एक दो चीजों की तरफ ध्यान गया मैं भी रखता हूँ, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो मेरे को मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम, हाँ जी, हाँ जी, बताएं दीदी। ये जो हमने फर्स्ट ही पढ़ा था ना, ये तो नहीं क्लियर है, जिसमें वैचारिक विधि से प्रतिष्ठा, योग्य, क्षमता, योग्यता एवं पात्रता को अर्जित कर लेता है। ये फर्स्ट पैराग्राफ को ही अगर आप बता हाँ, दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये मतलब कह क्या रहे हैं यहाँ पर कि जब कोई भी मानव व्यवस्था, व्यवस्था किसको कह रहे हैं, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में, है ना, जो जो अपना विचार पक्ष है ना, जो जितना भी समाधान, जो हम जो समाधान शब्द यूज कर रहे हैं, मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। समाधान, समझ, न्याय धर्म सत्य, ये सारी की सारी चीजें, व्यवस्था, ये सब कुछ जो है, ये जीवन में होने वाली चीजें हैं, है ना। एक तो मतलब ये हमारा हमेशा इसमें टिकाव बना रहे। शरीर एक अलग तरीके से काम करता है, और समाधान जो है वो जीवन में होने वाली घटना है, और वो अपने आप नहीं हो जाती, उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और तब जो है हम समाधान की ओर, जागृति की ओर जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जितना विचार वाला पार्ट है, उसमें अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में विचार हो जाए, तो उसको हम कहेंगे कि हम समाधान पूर्ण हुए, है ना। तो विचार पक्ष में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, मतलब व्यवस्था किसको कह रहे हैं, है ना। व्यवस्था को जैसे हमने शुरू से कह रहे हैं कि बाबा जी ने मध्यस्थ दर्शन में, आदरणीय नागराज जी ने व्यवस्था को 4 स्तर पर बताया। स्वयं में व्यवस्था, मतलब इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्ति के स्तर पर, मानव के स्तर पर व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था, और प्रकृति में व्यवस्था, है ना। ये 4 स्तर पर व्यवस्थाएं हैं। ये सारी व्यवस्थाएं एक दूसरे से आइसोलेटेड नहीं है, ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है।
तो हम बड़ी व्यवस्था को समझने जाते हैं और हमने काफी बार देखा भी है कि हमें हमें जिसे कहते हैं कि समाज में कुछ परेशानियां हो रही हैं, है ना, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है और ये वाली चीजें हैं, इन सब से हमें काफी परेशानी रहती है, लेकिन ये आगे चलने वाली व्यवस्थाएं हैं। एक्चुअल में व्यवस्था की समझ खुद को समझने से शुरू होगी, है ना। तो खुद को समझेंगे तो फिर परिवार में हम कुछ संबंधियों के साथ में रहते ही हैं, परिवारजनों के साथ में उनको भी समझेंगे। तो ये सब एक दूसरे को समझ गए और ठीक तरीके से जी पाए, इसको हम परिवार में व्यवस्था कहेंगे, है ना। फिर परिवार ही जब समाधानित होंगे और वो जब एक समाज में साथ में रहेंगे तो फिर वो समाज एक व्यवस्थित रूप में होगा और प्रकृति को भी व्यवस्थित रूप में रख पाएगा। नहीं तो प्रकृति वैसे नेचुरली ही व्यवस्थित थी, लेकिन मानव की नासमझी के कारण प्रकृति में भी अव्यवस्था है। तो हमारे विचार जो है वो न्याय धर्म सत्य से परिपूर्ण रहें, इससे भरे हुए रहें, है ना। अभी क्या है, न्याय धर्म सत्य की समझ ना होने के कारण, उसकी क्लियरिटी ना होने के कारण विचारों में प्रिय हित लाभ का बोलबाला रहता है ना। ये प्रिय हित लाभ जो है ये डोमिनेट करता है और सभी लोग या अधिकतर लोग अव्यवस्थित हैं, तो अधिकतर लोगों में प्रिय हित लाभ ही डोमिनेट करता है ना। यही अव्यवस्था का कारण बनता है। तो ये अगले वाले इसमें ना बड़े अच्छे से एक चीज लिखी है और हम उसको व्याख्या करते समय दूसरी चीज से रिलेट कर सकते हैं। बाबा जी ने इस चैप्टर में बार बार बोला है कि दो तरह का व्यवहार है, या तो न्यायपूर्ण व्यवहार है या अवसरवादी व्यवहार है ना। न्यायपूर्ण व्यवहार जो है वो व्यवस्था की ओर लेकर जाता है, अवसरवादी व्यवहार जो है वो अव्यवस्था की तरफ लेकर जाता है। न्यायपूर्ण व्यवहार जो है वो मानवीयता से रिलेटेड है और जो अवसरवादी व्यवहार है वो अमानवीयता से रिलेटेड है। तो न्यायपूर्ण व्यवहार को मैं स्वीकारता हूँ, इसका अर्थ ही है कि मैं समाधान की उपलब्धि के लिए, मतलब समाधानित होने के लिए प्रयासरत हो जाता हूँ और प्रयोगरत होता हूँ, है ना। इसी की प्रयास भी करता हूँ और जितने भी मेरी एक्सपेरिमेंटेशन होती है ना, पहले प्रयोग भी करता हूँ, जो समझता हूँ फिर उसको ट्राई आउट भी करता हूँ, भैया ऐसा होता है या नहीं होता, तो उसको जो है फिर कोशिश करता हूँ। तो ये न्यायपूर्ण व्यवहार है। तो मैं न्यायपूर्ण व्यवहार से सुखी होता हूँ। इसके साथ में जब मैं इस लिंकेज को देख पाता हूँ तो फिर मैं न्यायपूर्ण व्यवहार को स्वीकारता हूँ, है ना। और फिर न्यायपूर्ण व्यवहार से समाधान की उपलब्धि कैसे होती है, यहाँ बाबा जी कह रहे हैं ये निम्न क्रम से होती है। तो निम्न क्रम जो है फिर ये ए वाला पैराग्राफ आ गया, इसको हम अभी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इतना जो हमने देखा तो ये बताएं कि इतना ठीक लग रहा है कि जब व्यक्ति जो है व्यवस्था अर्थात अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में समाधान पूर्ण विधि से अपने वैचारिक जीवन की प्रतिष्ठा योग्य, मतलब अपने विचार में अपने विचार में जो है ये क्षमता योग्यता पात्रता को अर्जित कर लेता है, किसके अर्थ में, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में। तब वह व्यवहार पक्ष की समस्याओं के समाधान से युक्त हो जाता है, मतलब समाधान, समस्याओं से मुक्त हो जाता है, समस्याओं के समाधान से युक्त हो जाता है। व्यवहार पक्ष की सारी समस्याओं के समाधान जो है वो उसको मिल जाता है। यही इसकी तृप्ति भी है। मतलब ये अपने में, अब मैं बार बार हमेशा कहता हूँ कि अपनी अपनी हम भी तो संबंधों में जी ही रहे हैं सुबह से शाम तक। हम भी देखें कि हम भी जब संबंधों में जीते हुए कभी कभी किसी आवेश में आकर के खुद अपने में गलती होती है और फिर बाद में जरा सा ध्यान जाता है तो लगता है कि भैया मेरे से ऐसा क्यों बोला गया, मेरा इस तरफ ध्यान क्यों गया, तो मैं अपने में अतृप्त होता हूँ। इसी को कह रहे हैं कि जब मैं व्यवहार पक्ष की समस्याओं से मुक्त हो जाता हूँ, जब व्यवहार पक्ष की समस्याओं के समाधान से युक्त हो जाता हूँ, मतलब व्यवहार पक्ष में गलती नहीं करता, तब मैं तृप्त होता हूँ। यही इसकी तृप्ति है ना। और मैं उस तृप्ति की तलाश में हूँ, उस तृप्ति के बिना मुझे अधूरापन सा लगता है ना। ये अपने में अगर हम फील करते हैं तो मतलब इन शब्दों में देखें, इसके साथ में अपनी जिंदगी को जोड़ते हुए इस अनुभूति को पढ़े तो कुछ कुछ देखिए कि रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? ऐसे व्यक्ति में क्षोभ का अभाव हो जाता है। ये क्षोभ शब्द जो है
ये बार बार आता है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जितनी बार भी आता है, जब तक हमारे अंदर ये सेट नहीं होता, हम परिभाषा संहिता में से इसको बार बार पढ़ते भी रहेंगे कि ये क्षोभ शब्द से बाबा जी क्या क्या रहे। तो यहाँ लिख रहे हैं, मैं परिभाषा संहिता खोल ली जो फर्स्ट एंड्रॉइड पेज फोन। पे भी है, हाँ जी, इसी चैप्टर के फर्स्ट में है ना शोक के बारे में, इसी चैप्टर के इसी शुरू चैप्टर में। के फर्स्ट पेज में ही है। ओके, तो वो भी देख लेते हैं। परिभाषा नहीं है पर आया हुआ है। हाँ हाँ, बिल्कुल सबसे नीचे। हाँ, सबसे नीचे। लास्ट हाँ, लास्ट। देखेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल, व्यवहार व हृदय के परस्पर विरोध में से क्षोभ। ठीक है, तो एक वहां पर भी आया है, लेकिन जो परिभाषा संहिता में क्षोभ लिखा है वो है क्षमता एवं योग्यता की श्रम में परिणति के लिए विवशता। ठीक है, तो अब कुछ कुछ शब्द भारी हो रहे हैं, लेकिन एक जो शब्द आ रहा है इसमें वो आ रहा है विवशता। विवशता शब्द जो है वो क्या है, एक तरह से एक मजबूरी सी। तो क्षमता एवं योग्यता की श्रम में परिणति, मतलब उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए विवशता। तो ये जो यहाँ पर ना मध्यस्थ दर्शन में दो शब्द और बार बार आए हैं, विश्राम और श्रम, है ना। तो जो विश्राम है वही समाधान से लिंक किया है कि मैं अपने अंदर रिलैक्स्ड रहता हूँ। विश्राम का ये मतलब नहीं है कि अब मैं आलसी होकर सारा दिन बिस्तर पे पड़ा रहता हूँ। विश्राम का मतलब है कि मैं जीवन के स्तर में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, इनमें एक सूत्रता है ना, ये अस्तित्व सहज विधि से तालमेल में काम कर रहे हैं, तो जीवन जागृत है, स्वायत्त मानव है। तो उस समय शरीर का श्रम करते हुए भी मैं श्रम कर रहा हूं ऐसा महसूस नहीं होता है ना? हम लोग जहां पर भी संबंधों में तृप्ति पूर्वक जी रहे हैं, बड़ी क्लियरली देख पाते हैं। जहां जहां पर हम व्यवस्थाओं में व्यवस्थित तरीके से भागीदारी कर रहे हैं, बड़ी क्लियरली देख पाते हैं कि स्वयं स्फूर्त विधि से हम भागीदारी करते हैं, वहां पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। मैं थका हूं ऐसा महसूस भी नहीं होता, अंदर से ऊर्जित ही रहता हूं, है ना। शरीर थकता है तो सोना पड़ता है या आराम कर लेता हूँ, एक अलग चीज है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से ऊर्जित और रिलैक्स्ड रहता हूं। तो तो ये जो क्षोभ है ना, ये अपने अंदर का जो वो रिलैक्सेशन है वो मिसिंग जब है, तब मैं श्रम कर रहा हूँ और एक विश्राम की इंतजार में हूँ, एक विश्राम की चाहत में हूँ, एक रिलैक्सेशन की चाहत में हूँ, और वो रिलैक्सेशन नहीं मिलता है ना जब, उसको क्षोभ कह रहे हैं। इतना मेहनत भी कर रहा हूँ और सब कुछ वेस्ट जा रहा है। कोई एक रिजल्ट चाहता था, वो रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा। काफी बार मैं अपने आसपास देखता हूँ, मतलब हमने अपने से पहली पीढ़ी का, हमारे मम्मी पापा का हमारी पीढ़ी के साथ में ऐसा होते हुए देखा, और अब हमारी पीढ़ी भी अब 50-60 वाली उम्र में आ गई है, तो हमारे पीढ़ी के लोगों के भी, हमारे दोस्तों के, कजन्स वगैरह के बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादियां हो गई हैं, और मैं देख पाता हूँ, मतलब दोनों पीढ़ी में देखा, अपने मम्मी पापा की पीढ़ी से अपने बीच में ये वाला मैंने एक ऑब्जर्वेशन लिया, और अब अगली पीढ़ी में भी मैं देख पाता हूँ कि मम्मी पापा जो है वो अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, मेहनत लगा देते हैं कि बच्चे जो है पढ़ लिख जाएं, कहीं पे सेटल हो जाएं, और फिर सब मिलजुल कर रहेंगे। और फिर कोई एक स्टेज ऐसी आती है कि बच्चों की शादियां होती हैं, और फिर घर में इतना मनमुटाव हो जाता है कि साथ साथ रहना कई बार लगता है कि बहुत मुश्किल हो गया, और फिर वो बैठ के सारे जो है ना, ये बड़ी उम्र वाले जो है खास तौर पे, और छोटी उम्र वाले भी खुश हो रहे हो ऐसा नहीं होता, वो अपनी जगह के ऊपर अपनी झुंझलाहट के साथ में रहते हैं। वो लग यही रहा होता है कि इतनी मेहनत की, जिंदगी के 25 साल लगाए, और और कुछ चाहते थे, वो जो चाहना थी वो पूरी नहीं हुई, है ना। तो ऐसा लगता है कि ये सारा हुआ क्या, है ना। तो मैं उसको उसको जो है ना, ये फिर एक क्षोभ की फीलिंग जो है ना, वो आती है कि इतना मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद में एक सही तरीके से जी पाते तो वो मेहनत मेहनत ही ना लगती है, ऐसा लगता है कि हाँ ये तो एक नॉर्मल सी चीज है। लेकिन फिर बाद में लगता है कि ये इतना सब कुछ किया, पूरी जिंदगी लगा दी, और फिर भी चीजें जैसी सोची थी वैसी नहीं हुई, तो ये हुआ क्या है, और कुछ समझ भी नहीं आता, और फिर भी आदमी लगा रहता है। उस विवशता को, उस मजबूरी को क्षोभ कह रहे हैं। ऐसा जो है धीरे धीरे हम, मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल लाइफ के साथ में रिलेट करते हुए देखें कि कहाँ कहाँ पर हम क्षुब्ध महसूस करते हैं, या हमने अपने आसपास संबंधों में ऐसा क्षुब्ध होते हुए देखा, तो
मेरे को लगता है कि फिर हम इन टोटलिटी जो है ना इन चीजों को शायद थोड़ा सा और क्लियरली देख पाए। इतना ठीक लग रहा है? भैया अगर जैसे कभी रिलेशनशिप में कहीं पे भी देखो तो वो हर रिलेशनशिप में गड़बड़ दिखे, तो इसको एक शोम की उसमें क्या कहते हैं चश्मे से कैसे देखा जाएगा? तो भैया जब तक ये हो कि रिलेशनशिप्स में मुश्किलें दिख रही हैं और कुछ समझ भी नहीं आ रही कि करना क्या है, ठीक है, उसको उसको शुद्ध रूप से क्षोभ कह सकते हैं। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। लेकिन जब हमारे पास में एक समाधान का रास्ता मिल जाता है ना, जैसे हमारे पास में मध्यस्थ दर्शन के से प्रस्ताव के रूप में ऐसा है कि भैया इस तरह से समझने से संबंधों में तृप्ति पूर्वक जिया जा सकता है। तो फिर हम जब ऊर्जा अपनी समझने में लगाते हैं और जैसे जैसे समझने में लगाते हैं वैसे वैसे अपने में प्रोग्रेसिवली, है ना, समय के साथ साथ अपने में क्षोभ को कम होता हुआ देख पाते हैं। धीरे धीरे करके हम अपनी क्षमता, योग्यता और पात्रता जो है इसको अर्जित करते हैं। तो ऐसा लगता है कि हाँ, जिस रिलैक्सेशन की मैं पहले अपने अंदर तलाश में था और मैं रिलैक्स्ड होता हूँ, मैं व्यवस्थित होता हूँ, तो मैं दूसरों की अव्यवस्था भी देख पाता हूँ, फिर एक स्नेह पूर्वक उनको गाइड कर पाता हूँ और फिर संबंधों में भी जो है वो रिलैक्सेशन आती है। तो मैं वो व्यवस्था का एक फैलाव होते हुए देख पाता हूँ। उसको क्षोभ का अभाव कह रहे हैं। ऐसे व्यक्ति में क्षोभ का अभाव हो जाता है। ये ओवरनाइट नहीं होगा, एक प्रोग्रेसिवली होगा। पहले काफी जो आप स्थितियां बता रहे हैं उसमें ऐसा लगेगा कि हर संबंध में ही ऐसा है या अधिकांश संबंधों में ऐसा है, तो क्षोभ ही क्षोभ है ना। फिर धीरे धीरे जैसे अंधेरा छटने लगता है और रोशनी की किरण दिखाई देती है, तो उस तरह से फिर धीरे धीरे ये क्षोभ का जो है ये अभाव होगा। यही मानवीयता का वैभव है ना, यही समाधान का, जागृति का, दिस इज द मैग्निफिसेंस ऑफ ह्यूमननेस। भैया इसमें ना एक सवाल उठता है, तो कुछ तो आपके रिश्ते हैं वो मतलब वो उन्हीं के साथ आप बड़े हैं, पले हैं, आगे बढ़, एक आपका एक जिम्मेदारी, एक व्यवस्था के अनुसार में आप रिश्तों में बंधे हैं। कुछ रिश्ते हम चुनते हैं ना, जैसे दोस्तों के साथ हो गए या कहीं और कहीं चलिए काम करने के लिए कोलीग्स के साथ हो गए, तो कुछ रिश्तों में चॉइसेस का एक ऑप्शन रहता है। ठीक है। तो वहां पर जो एक रहता है, क्योंकि एक है कि जहां पर आप जो आपके काफी करीबी रिश्ते हैं वहां पर तो आप समाधान निकालने की पूरी एक कोशिश में रहेंगे, क्योंकि आपको उन्हीं के साथ जिंदगी बितानी है। पर जहां पर आपके ऐसे रिश्ते हैं जो कि जिनमें आप इतना करीबी तौर पे मतलब इस तरीके से नहीं है, तो वहां पर अगर समाधान भी ना नहीं दिख रहा है, तो क्या हम रिश्ता खत्म करने की बात करें? तो मेरे को ऐसा लगता है दीदी कि जैसे जैसे ध्यान जाता है ना, मतलब मैं अपने में ये देख पाता हूँ कि एक ना अपने में एक इस तरह की प्रवृत्ति सी प्रबल होती है, प्रवृत्ति सी डेवलप होती है कि भैया हमें तो समाधान के बारे में ही जो है ना वो समाधान की ओर ही ध्यान है। तो जिस भी एनवायरनमेंट में मैं हूँ उस तरफ भी जो भी अपने साथी हैं, कोलीग्स हैं, उनके साथ भी देखो दिन भर बातचीत करने का अवसर तो रहता ही है ना, बातचीत तो होती है। तो उस बातचीत को भी समाधान की तरफ ले जाने की जो है एक अपने में प्रवृत्ति देख पाते हैं कि मैं जिसके साथ में जी रहा हूँ, बेशक वो कोलीग ही है, उसका भी इस तरफ ध्यान जाएगा, उसको भी मैं अपनी जिम्मेदारी के रूप में देखता हूँ। अभी आपकी बात ठीक है कि हम बात करेंगे और हर एक आदमी हमारी बात मान लेगा या सुन लेगा या समझ लेगा, ये संभव नहीं है। तो जहां पर ऐसा लगे कि भैया कोशिश कर रहे हैं, अभी सामने वाले की पात्रता जो है वो विकसित नहीं हुई है और हमारे पास में अवसर मिलता है कि भैया जॉब को चेंज भी किया जा सकता है, किसी अच्छे माहौल में काम किया जा सकता है, वहां पर लोग अच्छे मिलने की उम्मीद है, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं दीदी। ऐसा नहीं है कि मुश्किल माहौल को ही चुनना है, चैलेंजिंग ही बनाना है, ऐसा जो है वो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। सिर्फ इतना कह रहे हैं कि माहौल कोई ना कोई हमको मिलेगा ही, उस माहौल में मैं
क्या न्याय धर्म सत्य वाली बात को रखने की योग्यता है, मैं उसमें देख पाता हूं या नहीं देख पाता, इस चीज को देखने की बात है। मतलब हर साल ही मैं नौकरी ही बदलता रहूंगा और हर साल ही कंपनी को रिजेक्ट करता रहूंगा, है ना, मतलब वो भी अपने आप में कितना तृप्तिदायक रहेगा, उसको भी थोड़ा सा देखना होगा। तो कोशिश की जाएगी, बिल्कुल ठीक है, मैं आई एग्री विद यू कि आदमी कोशिश करेगा और फिर चूज करेगा, ऑप्ट आउट भी कर लेगा कभी कभी। ये इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि कल जब आपने बोला था प्रचारक के बारे में, तो मेरा ध्यान गया था और मेरा यही था कि कभी मैं प्रचारक बन सकता हूँ और कभी कोई और मेरे लिए प्रचारक हो सकता है किसी गैदरिंग में। बिल्कुल। या मेरा प्रचारक से ये मतलब है कि अगर हम एक ग्रुप के अंदर बैठे हैं तो किसी की जो बात है वो मेरे को कहीं ना कहीं वो मेरे में एक एनहांसमेंट हो रही है उसकी बात सुन के, और सिमिलरली वाइसा वर्सा कि अगर मैं कहीं पे बैठा हूँ तो मेरी बात से किसी और की एनहांसमेंट हो रही है इन लाइफ। बिल्कुल। तो अगर इस चीज का इस चीज की अगर कमी हो किसी बैठक में या किसी ऐसे उसमें उसमें कैसे करेंगे? अगर आप कहेंगे तो मैं इसमें एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ जो कि मतलब घटित है, बट अगर आपको क्वेश्चन वैसे ही क्लियर है तो नहीं, आप एग्जांपल भी दीजिए। एग्जाम्पल यही रहता है भैया, जैसे कि चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं वो अब वो मीटिंग होती है हमारी, जैसे कि मिलना हो गया कभी महीने में एक बारी, तो कभी ऐसा लगता है कि ना वो प्रचारक बन पाए ना ही मैं बन पाया, क्योंकि हम शायद अपने ही वो जो बातें जो हैं वो वैसे की वैसी ही रह गई जैसे थी पहले भी, प्रिय हित लाभ की ही बातें होती। हाँ बिल्कुल। और तो फिर वो कुछ समय बाद में वो एकदम डिस्कनेक्शन सा हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद घर आके यही लगता है कि आज क्या समय अच्छा रहा। ठीक है, उनके साथ मिलना बहुत ही अच्छा एक अनुभव रहता है, मगर तो उस केस में क्या, जैसे गुरलीन ने एक बहुत ही स्पष्ट बात बोली थी, वो मेरे दिमाग में भी आता है कि क्या रिश्ता छोड़ देना चाहिए या फिर अपना ही मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि हाँ कुछ कोई आगे भी हो सकता है हमारे से और कोई पीछे भी हो सकता है, तो रिश्ता जो है वो कायम रख सकते हैं। क्योंकि बाबा जी के पास भी अगर देखा जाए तो साधन भैया कितने साल रहे, 22 साल रहे या जो भी, साधन भैया खुद बोलते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी जो है उन्होंने सीखा, तो बाबा जी ने उनको कभी ऐसा नहीं निगेट नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। तो भैया इसको जो है ना, ये एक ना अभी आपने बात की है तो आगे एक अभी हमने रीडिंग की है, एक अनुभूति है, उस अनुभूति को इस बात के साथ में जोड़ते हुए रख लेते हैं। ये बिल्कुल लास्ट वाली है इस चैप्टर की। न्यायवादी मानवों की परस्परता में सहज स्वभाव ही सामाजिकता है तथा यही मानवीयतापूर्ण समाज है। लास्ट वाली अनुभूति इस चैप्टर की अभी, ठीक है, अब मैं हाईलाइट भी कर दिया। जो बात आप कह रहे हैं ना उसी को मैं अपने जिंदगी में भी घटित घटनाओं के साथ में रखता हूँ। और अभी रितु आके मेरे को बोल के भी गई है कि भैया ये तो तुम्हारे साथ में भी न होता रहा। हमारे होता क्या भैया, मेरे को ना काफी लोगों ने बचपन से ऐसा कहा कि तुम इंट्रोवर्ट हो, है, तुम बोलते बहुत कम हो, तुम सोशलाइज नहीं करते, तुम सोशल नहीं हो, तुम अकेले 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 से रहते। मेरे पास में ना भैया आज से 10 साल पहले तक ये शब्द नहीं थे व्यक्त करने के लिए कि मैं ऐसा क्यों हूं। अब बाबा जी ने जो ये सामाजिकता शब्द दिया है ना, तो ये बड़े अच्छे से सेट होता है कि भैया भ्रमित लोगों की भीड़ इकट्ठी कर लेना और उस भीड़ में शामिल हो जाना सामाजिकता नहीं है ना। भ्रमित लोग इकट्ठे बैठ गए और उस इकट्ठेपन में, उस जमावड़े में मैं भी बैठ के जो है वो उल जलूल बातें कर रहे हैं, ये सोशलाइजिंग नहीं है। ये इतने से शब्द भी नहीं थे हमारे पास में पहले इस चीज को व्यक्त करने के लिए। तो बाबा जी सामाजिकता यही कह रहे हैं कि साथ साथ चलने की योग्यता विकसित हो, है ना, मानवीयता विकसित हो। इस पर्पस के साथ में जो मिलने वाला कार्यक्रम है उसको सामाजिकता कह रहे हैं, है ना। तो न्याय धर्म सत्य की दृष्टि से मिले, उसके बारे में बातचीत हो, मेरा भी जो आप कह रहे हैं मेरा भी विकास हो, साथ वाले का भी विकास हो, ऐसी संभावनाएं बने। तो मैं भी बड़ी क्लियरली देख पाता था, क्योंकि पहले शब्द नहीं थे ये,
तो भैया ये तो बिल्कुल बचपने जैसी बातें कर रहे हैं यार। कोई मैच्योर बात करे तो मैं भी करूँ। अब इस बातचीत में तो शामिल होने का भी जो है वो मन नहीं करता है, राइट? तो और अब जो है, अब ऐसा लगता है कि अब न्याय धर्म सत्य की बातें आ रही है, अभी कल्पनाशीलता में ये ज्यादा घूमता है, तो अब तो बैठा के 8-8 दिन तक यही बातें होती रही, मतलब पूरा शिविर जो है वो चलता रहे। तो लगता है अब ऋतु भी कहती है कि भैया तो अब ये तो तुम्हें बड़ा परिवर्तन आ गया। पहले तो जो है वो बिल्कुल बात नहीं होते थे, और अब जो है वो बोलना शुरू करते हो तो चुप ही नहीं होते। तो तो अभी रेडियो रेडियो का जो एक चैनल जो है वो ट्यूनिंग हो जाता है, तो शायद तब नहीं रुक पाते हैं। वो इंट्रोवर्ट वाले जो बात है, वो इंटरनलाइज वाला जो हाँ स्थिति है वो ठीक हो जाती है वहां हाँ, पे। नहीं तो हाँ, तो मैं इसको सिर्फ बड़ी क्लियरली देख पाता हूँ भैया कि न्याय धर्म सत्य की बातें हो रही होगी तो मेरा बात करने का मन करेगा, है ना? प्रिय हित लाभ की तो एक सीमा है, वो थोड़ी देर तक बात हो गई, थोड़ा बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अब जिंदगी उसी में बीतती रहे, रोज ही मिलके क्या खाया क्या पिया, इस बार यहाँ घूमने गए थे अब वहां घूमने जाएंगे, यही ऐसे ही जिंदगी चलेगी, तो ये थोड़ा सा अधूरापन सा जो है वो लगता है। तो तो भैया भ्रमित लोगों की भीड़ इकट्ठा करना ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है, बट फिर करना क्या है? करना गया तो भैया ये जैसे जैसे मैं अपने में, अब इसको ना ये वाली ऊपर वाली इस अनुभूति के साथ में लिंक कर लेते हैं। अवसरवादिता पर संयमता, नियंत्रण और सुधार का अधिकार जागृति पूर्वक प्रमाणित होता है, ठीक है। तो मैं भी प्रिय हित लाभ में था, पहले मेरा भी न्याय धर्म सत्य की तरफ ध्यान नहीं था, है ना? टेंडेंसीज थी लेकिन स्पष्टता नहीं थी। जब एक बार ये क्लियर होता है तो फिर अपने पे संयमता के साथ में अपने पे नियंत्रण करके और अपना सुधार कर पाता हूं मैं। तो एक वेरिफिकेशन होता है कि भैया हाँ, आदमी में चेंज ऐसे आता है। अभी ना हमारे आसपास हो क्या रहा है मोस्टली कि हम दूसरों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो हाईलाइट किया गया है कि मैं अपने पे चेंज कर पाता हूं और वेरीफाई कर पाता हूं, तो अब तो एक अधिकार बनता है, एक अथॉरिटी सी बनती है, एक स्पष्टता बनती है कि हाँ, जिस तरह से मेरे में चेंज आया है इसी तरह से दूसरों में भी चेंज आएगा। फिर जो है ये वन बाय वन जो है ये प्रमाणित होगा। तो अवसरवादिता पर मतलब अमानवीयता पर मतलब प्रिय हित लाभ पर संयमता से, नियंत्रण से सुधार जब होता है तो इससे जागृति जो है वो प्रमाणित होती है ना। ये जागृति पूर्वक ये वाला अधिकार जो है ये प्रमाणित होता है। तो मैं अपने पे ये देख पाऊं कि मेरे में क्या क्या चेंज आया। जितना भैया मैं बार बार ये देखता हूँ कि जितना हमें ये लगे कि मैं तो शुरू से ठीक ही था और ठीक होना है तो दूसरों को होना है ना, वहां पर कहीं ना कहीं पर कुछ मिसिंग लिंक है। हम अच्छे हैं रिलेटिवली दूसरों से, इतना मैं स्वीकारता हूं, लेकिन हमें भी काम करना है फर्दर सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, है ना, और दूसरों को भी काम करना है। अब दूसरे का जब ध्यान जाएगा वो तब करेगा, मेरा तो ध्यान चला गया, मेरे पास में तो अवसर है अपने को इंप्रूव करने के लिए, मैं अपने पे तो इसी क्षण से काम करना शुरू कर सकता हूँ, वो किया जाए। जितना मैं इस पे काम करता हूं उतनी मेरी अपने, जितना मैं अपने पे काम करता हूं उतनी मेरी दूसरों के साथ में काम करने की, उनके लिए उपयोगी पूरक होने की मेरी अपनी योग्यता बढ़ती है। मैंने कहा था कि मैं कम बोलूंगा लेकिन आप मुझसे बुलवा ही लेते हो भैया। भैया मेरे भी मन में आ रहा था हाँ जी, कि हाँ जी। हाँ ना, हम न्यायपूर्ण की बात कर रहे हैं तो तो न्याय एक कॉन्टेक्स्ट में, एक सिचुएशन में अगर हम न्याय बोल रहे हैं कि आप एक बहुत वाइजली व्यवस्था को समझते, बिकॉज अखंड और समाज अभी तो नहीं, अभी तो हम छोटे छोटे टुकड़ों हाँ में बिल्कुल। समझने जीने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास बहुत कंपल्शन है क्योंकि आउटसाइड व्यवस्था में काफी गड़बड़े हैं। तो उसको करते हुए हम उस समय में जो भी आपका बेस्ट व्यवस्था को लेकर जो आपका सूटेबल है, आप उस डिसीजंस को लेते हैं। तो वो एक तरीके से सब्जेक्टिव ही रहा कॉन्टेक्स्ट। अभी तो हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही न्याय को समझ रहे हैं कि उसमें जो बेस्ट समझदारी की बात है हम उसको चुने। दीदी
न्याय जो है मध्यस्थ दर्शन में 4 बुलेट पॉइंट्स में परिभाषित किया गया है, उसको बताएं। है ना ये जितना याद है, एक तो मूल्यांकन है। मूल्यांकन तो उसमें से तीसरा वाला पॉइंट है ना। जब तक नहीं तो हमें ये ना ये वेग सा रहेगा कि ये न्याय तो एक कॉन्टेक्स्ट के साथ में होता है, यहाँ पर बिल्कुल प्रिसाइजली न्याय को परिभाषित किया गया। कोई और बताएं अगर गुरलीन जी को ध्यान नहीं आ रहा तो, है ना। न्याय को पॉइंट नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके मध्यस्थ दर्शन में बिल्कुल स्पष्टता के साथ में परिभाषित किया गया है। किसी को ध्यान हो? शालिनी दीदी? नहीं भैया, अभी नहीं याद, और परिभाषा भी नहीं है कोई साथ बात में। नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं दोबारा से बोलता हूँ, है ना। ये काफी बार पहले भी आया, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इन शब्दों के साथ में ना ये हमारे को मेमोराइज हो जाए, जैसे हम बच्चे को याद कराते हैं ना परिभाषाएं, है ना। ग्रेविटी का ये नियम है, इसको अच्छे से याद। यहाँ पर ये जो 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 बिल्कुल बेसिक चीजें ये धीरे धीरे करके हमें पूरे मेमोराइज रहे, ताकि हम इससे डेविएट ना करें। तो न्याय को बोला मूल्यों की पहचान, है ना, मूल्यों का निर्वाह, परस्पर मूल्यांकन और उभय तृप्ति, है ना। ये वाले 4 पॉइंट्स है। फेमिलियर लग रहे हैं महेश भाई? याद आए कुछ कुछ पहले भी बात होती है ना। अब मूल्यों की पहचान क्या है? तो मूल्य जो है, अस्तित्व में 30 मूल्य है ना। संबंधों में देखें तो 18 मूल्य हैं, 9 स्थापित मूल्य हैं, 9 शिष्ट मूल्य हैं। तो संबंधों में जीते समय मैं क्या इन मूल्यों के आधार पर संबंध को पहचाना हुआ हूं, या शरीर के आधार पर संबंध को पहचाना हुआ हूं? तो काफी बार हमारी इस तरह की परेशानियां, उलझने आ सकती हैं कि हमारे आसपास हमसे बड़ी उम्र के लोग हैं, अभी हम उनको भी समझाना चाहते हैं, वो नहीं समझना चाहते हैं। बाबा जी ने काफी बार इस चीज को इस तरह से रिजॉल्व किया है कि अपने से बड़ी उम्र वालों को समझाने के लिए, समझने के लिए दबाव ना डाला जाए, हल्की फुल्की बातचीत की जाए। जिसकी पात्रता होगी वो समझने के लिए आ जाएगा, जिसका समझने के लिए मन नहीं लगता उसकी शरीर यात्रा को जैसे चल रहा है चलने दिया जाए। काम किस पे किया जाए? अगली पीढ़ी पे जरूर काम किया जाए, है ना। तो बच्चों के साथ में हम मूल्यों को पहचानते हुए जी पाए, है ना। जो बड़ों के साथ संबंध चल रहे हैं, जैसे चल रहे हैं, अपनी योग्यता जितनी इंप्रूव होगी, हम जितना संबंध को अपनी तरफ से ठीक कर पाए, सामने वाला भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड कर दे तो भी ठीक है, ना भी कर दे तो मैं ठीक कर रहा हूं, इस तृप्ति के साथ में हम बने रहे। बच्चों के साथ में ये वाली बात को पूरा का पूरा रखना है ना। मूल्य क्या है? ये 30 मूल्य हैं, है ना। जीवन में सुख, शांति, संतोष, आनंद, फिर मानव रूप में धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, फिर संबंधों में 18 मूल्य, और फिर उसके बाद में वस्तु मूल्य के रूप में 2 मूल्य आ जाते हैं, उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य। तो ये संबंधों में 18 मूल्य क्या मुझे हमेशा याद रहते हैं? क्या मैं सुबह से शाम तक इन 18 मूल्यों में से कौन कौन से मूल्य का निर्वाह कर रहा हूं, इस तरफ मेरा ध्यान बना रहता है या नहीं बना रहता है? अगर ये ध्यान नहीं बना रहता है तो मैं न्याय नहीं कर रहा हूं, है ना। ये न्याय को, ये कोर्ट वाले न्याय से थोड़ा सा डीलिंक करके चलेंगे हम हमेशा। अगर अगर उससे ही अभी तक हम अटके हुए ना, मतलब तो वो न्याय शब्द वहां से आया है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम संबंधों में न्याय चाहते हैं, है ना। तो बच्चा भी हम हमसे एक मार्गदर्शन की उम्मीद कर रहा है। बच्चा पैदा होता है, वो अगले 15 20 25 साल तक कुछ कुछ पेरेंट्स से अच्छे से डिपेंडेंसी उसकी रहती है कि भैया शरीर के लिए भी, जैसे हमने उस दिन बात की थी पिछले वीकेंड पे, कि हमने बच्चे के शरीर का भी पोषण करना है और बच्चे के विचार का और जीवन का भी पोषण करना है, राइट। तो वो जीवन की तरफ ध्यान गया संबंध में, तो वो फिर हम मूल्यों के साथ में हम बच्चे के साथ में प्रस्तुत हुए, और बच्चे को बड़े होते हुए भाव पक्ष की तरफ उसका अच्छे से ध्यान दिलाया। ये हमारा काम था, ये इसको हमने ठीक से करना है। जहां जहां पर हम ये कर पाए, वहां पर हम न्यायपूर्वक जी पाए, है ना?
अब जो हमसे नहीं सुनना चाहता है और वो मानता भी नहीं है कि उसकी मेरे से सुनने की कोई मजबूरी है, वहां पर हम न्याय नहीं कर पाएंगे, उस चीज को हम स्वीकार सकते हैं। लेकिन जहां पर अब पूरा हमारे अधिकार में है, वहां पर भी हमने नहीं किया, ये बहुत बड़ी चूक हो जाएगी, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ये हमें नहीं करना। तो मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है, ये अच्छी स्पष्टता के साथ हम अपनी अंदर ये स्पष्टता बनाए, और बच्चे के बड़े होने के प्रोसेस में, बच्चा जब तक टीनेज क्रॉस कर रहा है है ना, तब तक हम बच्चे की भी ये स्पष्टता बना पाए कि तुम भी शरीर और जीवन का संयुक्त रूप हो, और हम जीवन में तृप्ति चाहते हैं। तुम भी जीवन में तृप्ति चाहो, जीवन में ही तृप्त होगे तो जिंदगी में तृप्त होगे, शरीर मूलक विधि से जीते हुए तृप्ति नहीं मिलेगी। शरीर मूलक विधि से जीते हुए ही मानव जो है अवसरवादिता की ओर भागता है, वो प्रिय हित लाभ में जीता है, संवेदनाओं में जीता है। ठीक, तो ये न्याय जो है इस तरह से हम इसको देखते हुए चले। ठीक हो गया गुरलीन जी? हाँ जी भैया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब इसको आप में से कोई रखें, अब मैं 2 मिनट का मौन रखूंगा कम से कम। ये सिंपल है, लेकिन ये अच्छे तरीके से किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं बाबा जी, तो इसको भी आप लोग पढ़ें और कोई अपने तरफ अपने शब्दों में इसको थोड़ा सा खोल के रखें प्लीज, कोई भी। तो भैया पहली लाइन तो आई थिंक मेरा कोई भी एक्शन रहेगा तो उसके पीछे कोई ना कोई हाँ बोलिए प्रोसेस रहेगा उसके पीछे। हाँ कि मैं ठीक है। कोई लॉजिक रहेगा, कोई रीजनिंग रहेगी कि मैं वो एक्शन कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, कैसे करना है, किस पर्पस से करना है। तो वो थॉट प्रोसेस के ऊपर मेरा अगर अच्छे से मेरी कैपेबिलिटी बिल्ट है उस थॉट प्रोसेस के बारे में वो लेकर, तो मैं वो उस एक्शन को भी ठीक से निभा पाऊंगा। ठीक है, ये रहा पहला पॉइंट। ठीक है, आगे कोई और रखिए प्लीज। ठीक है, ठीक है। भैया तो ये पिछले उससे ही कनेक्ट करते हुए जो पहले वैचारिक को ही समाधान के साथ कनेक्ट करा था, उसी पर ही आगे जो इलेबोरेट बताया करें, जा रहा है, ठीक है। जहाँ पर हम पहला है कि अगर वैचारिक है तो क्रियाएं जो है आपकी वो भी एक तरीके से उसके साथ जुड़कर होनी शुरू होंगी, तो आश्रित का मतलब उसका एक तरीके से होगा, वो होगा तो कहीं ना कहीं आपका जो यहाँ पर है कि जो आपका व्यवहार है वो भी विचारों के साथ, शिष्टता के साथ उस रूप में आना शुरू होगा। मुझे यह भाव वाला स्पष्ट नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्रडिक्टिंग लग रहा था, जो मेरी समझ है। वैचारिक पारंगत से ही भाव का शिष्ट भाषाकरण है, तो यहाँ पर भाव का भाषाकरण की तो बात हो रही है, पर जो जितना मुझे समझ में आया था हम कह रहे थे कि भाव से विचार है। ठीक ये है। ये वाला लाइन मुझे, क्योंकि विचार से ही आप भाव को स्पष्ट तो कर सकते हैं, पर अगर देखा जाए तो विचार जो है वो भाव के आश्रित में है ना, ये यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन था, तो यही थोड़ा एक हाँ, ओवरऑल। कोई नहीं, ठीक है, अच्छा पॉइंट दिलाया आपने, ध्यान इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है ठीक, आप दोनों ने कहा, देव भाई ने भी रखा, आपने भी रखा। तो मानव जो कुछ भी करता है वो शरीर अपने आप नहीं करता, जो भी कुछ करता है कुछ मन में आता है और उसके आधार पर होता है, इसको कह रहे हैं कि समस्त क्रियाएं
है ना, मैं कुछ बोल रहा हूँ, हम कहीं जाते हैं, हम कुछ खाते हैं, है ना, हम टीवी पे कुछ देखते हैं, कौन सा चैनल देखना, ये सब कुछ विचार आश्रित है ना, जैसा विचार में आता है वैसा शरीर कर लेता है। तो वैचारिक कुशलता से ही क्रिया की निपुणता आती है। अगर मेरा ध्यान डॉक्टरी की तरफ ज्यादा है तो मैं डॉक्टरी वाले प्रोफेशन को जो है वो अपने स्किल्स जो है उसमें अपनी निपुणता बनाऊंगा। अगर मेरा इंजीनियरिंग की तरफ ज्यादा ध्यान जाता है तो इंजीनियरिंग की तरफ जाएगा। किसी किसी की हॉबीज कुछ कुछ रहती हैं, किसी किसी के कुछ शौक रहते हैं, तो जहां पर अपना विचार पक्ष लगता है उससे रिलेटेड क्रिया में हम निपुण हो जाते हैं। ये यहाँ पर लिखा, वैचारिक कुशलता से क्रिया की निपुणता होती है, वैचारिक शिष्टता से व्यवहार कुशलता होती है। ये भी ठीक बात है, जितना मैं व्यवहार के बारे में सोचता हूँ, है ना, विचारों में, उतना जो है फिर शिष्टता पूर्वक रहता हूँ और व्यवहार कुशल होता हूँ। व्यवहार कुशलता को फिर मैं अपनी को देख पाता हूँ, तृप्ति पाता हूँ, तो विचार में और क्लैरिटी बनती है और पारंगत होता हूँ उसमें, और एक्सपर्टीज आती है। वैचारिक पारंगत्व से ही भाव का शिष्ट भाषाकरण संभव है। तो ये गुरलीन जी ने कहा कि भाव से विचार और विचार से एक्शंस, ये एक सीक्वेंस है। लेकिन ये गुरलीन जी ये ना वो है, आवर्तनशील है, साइक्लिक है। तो भाव जैसे हैं सहज रूप से वैसा ही विचार आता है, लेकिन फिर मैं अपने विचारों से ही मैं अपने भाव को भी देख पाता हूँ, है ना। मैं किसी के साथ में एक तरह से बिहेव करता हूँ, किसी के साथ में दूसरी तरह से बिहेव करता हूँ, तो फिर अपने ही विचारों से जब मैं देखता हूँ तो अपने भाव को देख पाता हूँ कि भैया इसके साथ में ज्यादा स्नेह पूर्वक अगर बिहेव कर रहा हूँ और इसके साथ में स्नेह पूर्वक नहीं बिहेव कर रहा हूँ, तो शायद यहाँ पर स्नेह की कमी है ना। तो मैं अपने भाव को भी अपने विचारों के माध्यम से ही देख पाता हूँ, और फिर इसी से ही भाव का परिमार्जन भी होता है, इसी से ही भाव में इंप्रूवमेंट भी होगी। इवेंचुअल इंप्रूवमेंट भाव में इंप्रूवमेंट ही है ना, समझ में इंप्रूवमेंट ही है। तो विचारों के माध्यम से, और फिर जितनी क्लियरली अपने भाव को देख पाता हूँ, उसकी स्पष्टता बनती है, उतनी ही स्पष्टता से भाव के बारे में बात भी कर पाता हूँ। तो हमें बच्चों से जब भाव के बारे में बात करनी होगी, अब हमें बच्चे को एक बॉल दिखानी होती है, तो हम उसको बॉल दिखा के बात कर देते हैं, है ना। उसको साइकिल चलानी है, साइकिल दिखा के बात कर लेते हैं, लेकिन अब भाव के बारे में बात करनी है तो भाव दिखाया तो जा नहीं सकता, है ना। तो भाव के बारे में बच्चों से बात करने के लिए जो बात करने वाला बड़ा है, वो मम्मी पापा भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, और हम ही लोग आने वाले सालों में दादा दादी ग्रैंड पेरेंट्स भी बनेंगे। तो जितने भी हमारे को यंगर लोगों के साथ में, बच्चों के साथ में मौका मिलेगा भाव और विचार के बारे में बात करने का, जितनी हमने अपने अंदर एक्सप्लोर करके इसकी एक्सपर्टीज बनाई होगी, उतना ही हम उसका भाषाकरण कर पाएंगे, उतना ही हम उसको सटीकता के साथ में शब्दों के माध्यम से बच्चों के सामने रख भी पाएंगे। ये कह रहे हैं यहाँ पर। इसीलिए मैं आपको मैं एनकरेज भी कर रहा हूँ कि आप भी शब्दों के माध्यम से रखें, नहीं तो सिर्फ सुन के जो है ना, बियॉन्ड ए पॉइंट वो क्लियरिटी नहीं बनेगी। उसको आप एक्सप्रेस भी कीजिए, एक्सप्रेस करते टाइम कभी कभी ऐसा लगेगा कि शब्द पूरे नहीं पढ़ रहे हैं, फिर अपने ही विचारों में कहा शब्द पूरे नहीं पढ़े उस तरफ ध्यान जाएगा, धीरे धीरे करके ऐसे ही एक्सपर्टीज बनेगी, है ना। ऑल ऑफ अस कलेक्टिवली मस्ट मेक एफर्ट्स कि ये जो है ना हमारा ये भाव का और विचारों का हमारा शिष्टता पूर्वक हम इसको एक्सप्रेस कर पाए, इसका भाषाकरण हम कर पाए। इतना ठीक है? ठीक है, सभी साथियों के साथ चल पा रहे हैं ना? मेरे को लग रहा है कि फिर बाकी सब लोग चुप हो जाते हैं, मैं फिर घबराता हूँ। नहीं नहीं भैया, बढ़िया है ये आपका आइडिया, अच्छा हमारा ध्यान जाता है। हमने अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो आप सब लोग भी कोशिश कीजिए प्लीज, बीच बीच में। आई विल कीप ऑन एनकरेजिंग यू, है ना। तो अभी तो दबाव नहीं डालते कुछ समय तक, फिर धीरे से जरूरत पड़ेगी तो दबाव भी डालेंगे। जी भैया। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते, बताएं भैया। थोड़ा सा कंफ्यूजन था भैया। बताओ भैया। ये भाव और विचार की जब हम बात करते हैं
हाँ हाँ। तो मुझे लगता है कि जो भाव है वही भाव ही विचार होता है, या विचार ही भाव होता है। तो भैया यहाँ पर ना मध्यस्थ इसको दर्शन में जैसे ऐसा बोला गया कि अस्तित्व में 30 भाव है जी ना? भैया। तो अब वो जी 30 भाव में से जैसे ये हमने बोले भी थे, सुख, शांति, संतोष, आनंद, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, ये तो 10 हो गए। फिर 18 जो है वो संबंधों में हो गए, और फिर 2 जो है वो वस्तुओं के हो गए। इन जी भाव, तो भाव शब्द जो है ना मध्यस्थ दर्शन में भव शब्द से लिंक किया है ना, जो संस्कृत में भव शब्द आता है, जी जिसका मतलब है कि किसी चीज का बने रहना निरंतरता में। तो ये 30 के 30 जो जी भाव हैं, ये वही पहचाने गए हैं जिनके साथ में हर मानव निरंतरता के साथ में जीना चाहता है। तो अब आपके बात पर आते हैं कि आप कह रहे हैं कि भाव और विचार एक जैसा ही लगता है। तो भैया जब तक भाव की तरफ ध्यान ना जाए या भाव का पता ना हो, जैसे हमको भी एक समय तक नहीं पता था, और ऐसा लगता है कि और भी कई लोगों का भाव की तरफ ध्यान नहीं जाता, विचार तो फिर भी सब में आते ही हैं, ऐसा तो हम कह सकते हैं। तो जी भाव भैया। भाव की भाव की कमी या भाव की तरफ ध्यान नहीं गया, तब भी विचार तो मानव में रहता ही है। तो अभी इस विचार का काम क्या है? ये मानव में जो विचार है, या तो ये विचार शरीर की तरफ और एक्सटर्नल वर्ल्ड की तरफ रहता है, ये हम लोगों की जिंदगी में अभी तक होता आया। अभी मध्यस्थ दर्शन में आदरणीय नागराज जी ये कह रहे हैं कि इसी विचार की हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, है ना? हमें बाहर भी ध्यान रखना है, लेकिन हम अपने अंदर की तरफ भी इसको घुमा के, अब अंदर की तरफ घुमाएंगे तो अपने अंदर अपने भाव दिखेंगे, अपनी समझ दिखेगी। अब समझ क्या है? समझ अस्तित्व, सहज व्यवस्था जैसी है वैसी मैं स्वीकार लेता हूँ, उसको हम समझ कह रहे हैं, है ना? और साथ में जो ये जी भाव है, भैया। तो इन्हीं विचारों के माध्यम से ही मैं अपने भाव की तरफ ध्यान लगाता हूँ, फिर अपने भाव में जो कमी है वो देख पाता हूँ, फिर उस पर काम करता हूँ, और धीरे धीरे भाव से परिपूर्ण हो जाता हूँ। ऐसा कह सकते हैं भैया। जी भैया। ठीक हो गया ना? ठीक होगा भैया। अच्छा धन्यवाद भैया। अच्छा, ठीक है। अब समस्त व्यवसाय मात्र समृद्धि की वांछा से, मानव जो भी व्यवसाय करता है वो समृद्धि की इच्छा से करता है ना? व्यवहार जो है वो मानव समाज में न्याय के पोषण की भावना से, ठीक है। और बाकी जो है ये मानवीयता संपन्न भावपूर्ण भाषा प्रवचन, ये अभ्युदय विकास की कामना से किया है मानव ने। तो ये अपने आप में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी अनुभूति है, इसको हम स्किप भी कर सकते हैं, जितनी हमने बात कर ली। अब इसको देखते हैं, और इसके बारे में भी अगर आप में से कोई बात रखना चाहें, इसको पढ़ के एक बार किसी चीज की तरफ ध्यान जा रहा हो तो बताइए। उपभोग कर रहे हैं और हमें वो भी कोई मतलब नहीं है कि उत्पादन कौन कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो मैं भी नहीं जानना चाहते। और प्रयास एवं प्रवृत्ति समाज शोषक सिद्ध क्योंकि हम मूल में नहीं जाना चाहते, तो जो है आज हम पैसे के दम पर करते हैं, हम कम नहीं कर रहे, तो उससे हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा और हम भ्रमित अवस्था में शोषण भी करते हैं, शोषक बन रहा है। और भ्रमित अवस्था है मतलब हम उसको समझना भी नहीं चाहते,
तथा मात्र अवसरवादिता ही है। तो वो अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर की हमारे को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने से समाज के लिए हमारा हर काम पोषक रूप में हो, मतलब शोषण का जब हमें ये मूल्यों को समझने के बाद ये बात समझ में आएगी कि हम पोषक रूप में समाज को देखें, क्योंकि फिर हम मानव को मानव रूप में देखें, एक वस्तु नहीं के जिसका हम शोषण कर सकें। तो व्यवहार में फिर हम न्यायवादी बनेंगे और फिर उत्पादन भी अधिक होगा। जिससे क्या मैं बात रख पा रही हूँ भैया? हाँ, ठीक है। तो आप अपने में भी अपना स्व मूल्यांकन भी करते ही रहेंगे, आपको खुद को भी लगेगा ही कि कैसे रख पा रहे हैं, है ना, देखते रहेंगे साथ साथ। तो ठीक है दीदी, मतलब मेरे को ठीक लग रहा है कि ये इसको अगर हम पढ़ेंगे तो ये पढ़ने का तरीका जो है वो यही है कि उत्पादन से अधिक उपभोग करना या उत्पादन से अधिक उपभोग करने का प्रयास करना या उत्पादन से अधिक प्रयोग उपभोग करने की प्रवृत्ति होना, है ना, टेंडेंसी होना, ये है उत्पादन से अधिक उपभोग या उपभोग का प्रयास या उपभोग की टेंडेंसी। ये समाज शोषक सिद्ध है ना, इट्स एविडेंटली अपेरेंटली समाज शोषक। यही अवसरवादिता भी है, यही अमानवीयता है। न्यायवादी व्यवहार में क्या होगा? आवश्यकता से अधिक उत्पादन होगा और ये समाज में न्याय का पोषक सिद्ध होगा। अवसरवादी व्यवहार में परधन, परनाड़ी, परपीड़ा का इंक्लूसिव होना जो है ये नेसेसरी है, एसेंशियल है। और इसके लिए अमानवीयतावादी मानसिकता, मेंटेलिटी, भाषा, प्रसारण, प्रकाशन, प्रदर्शन, ये जितना हम मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब कुछ देखते हैं, इस सब से भ्रामकता का तथा विलासिता का प्रचार होता है, तो हम देख ही पा रहे हैं। और इसी से ही मानव कुल जो है उसको असंतुलित, मानव कुल असंतुलित है, व्याकुल है, त्रस्त है। तो एक एविडेंट सी चीज है जो अपने आसपास होती हुई दिख रही है। तो अगर हम प्रिय हित लाभ का ही सारा का सारा लोकव्यापीकरण करेंगे, है ना, मीडिया में आएगा, तो फिर वो प्रिय हित लाभ ही फैलेगा और वो असंतुलन की तरफ लेकर जाएगा। फिर असंतुलन के कारण जो है वो मानव व्याकुल रहता है और त्रस्त रहता है। तो करना क्या है? ये न्यायवादी व्यवहार जो है वो हो, आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो, और फिर हमारी मानसिकता, भाषा, प्रसारण, प्रकाशन, प्रदर्शन फिर न्याय धर्म सत्य का होगा। तो अब बड़ी व्यवस्थाओं में जब होगा वो तब होगा। अभी हम आज की डेट में ये देखें, जो एज पेरेंट्स हम संबंधों में अपने घरों में कर सकते हैं कम से कम, कि मेरे घर में प्रिय हित लाभ का बोलबाला है या मेरे घर में न्याय धर्म सत्य का बोलबाला। मेरे घर में बात प्रिय हित लाभ के आसपास ज्यादा होती है सुबह से शाम तक, या मेरे घर में या मेरे विचारों में प्रिय हित लाभ ज्यादा घूमता है या न्याय धर्म सत्य ज्यादा घूमता है। एक मध्यस्थ दर्शन का बड़ा अच्छा सूत्र है, जब प्रिय हित लाभ की बजाय न्याय धर्म सत्य के विचार स्वयं को रोमांचित करना शुरू कर दें, तो ये जागृति का लक्षण है। जागृति मतलब जागृति हो नहीं गई, जागृति की ओर बढ़ने का लक्षण है ना। तो अपने विचारों में सुबह से शाम तक अपने विचारों को तो मैं देख ही सकता हूँ, सामने वाले को ना भी दिखते हो, मैं खुद तो देख सकता हूँ। तो सुबह से शाम तक प्रिय हित लाभ के विचार आते हैं या न्याय धर्म सत्य के आते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि या ये या वो, लेकिन क्या न्याय धर्म सत्य के का वाला पार्ट या प्रोपोर्शन जो है ये समय के साथ साथ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। इससे अपनी जागृति की यात्रा का स्व मूल्यांकन निकल कर आएगा। ठीक हो गया दीदी? बढ़िया भैया, थैंक यू। ये पहली जो लाइन है, उत्पादन से अधिक उपयोग, भैया आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे प्लीज। हाँ जी, पहली जो लाइन है भैया, उत्पादन से अधिक उपभोग। हाँ जी, उपभोग मतलब कंजम्पशन। राइट।
तो मैथमेटिकली स्पीकिंग थोड़ा अजीब सा लगता है कि जितना प्रोडक्शन ही उससे ज्यादा कंजम्पशन में कैसे कर सकता हूँ। तो क्या आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि मेरे लिए जो उत्पादन है, या फिर जैसे उत्पादन से अधिक उपभोग को होल्डिंग बोल सकते हैं हम लोग, जो मेरे लिए नहीं है मैंने उसको होल्ड करके रख लिया। अब भैया उपभोग का मतलब मेरे को लगता है कि किसी चीज को सिर्फ कंज्यूम कर लेना नहीं, उस चीज को प्रोसेस कर लेना भी जो है वो उपभोग है ना। जैसे मतलब मैं काफी परिवारों में देख पाता हूँ, मतलब आप में से भी कोई हो तो प्लीज बुरा ना माने, लेकिन एक मोटी सी बात समझने के लिए अगर देखें तो मैं काफी घरों में ऐसा देख पाता हूँ कि घर में जितने बच्चे हैं उनसे बच्चों की संख्या से ज्यादा प्रॉपर्टीज की संख्या है। जी जी बिल्कुल, है ना। अब बच्चा भी रहेगा तो एक ही घर में रहेगा ना, तो एक मतलब और हम भी रहेंगे तो एक ही घर में रहेंगे, तो रहना एक घर में है, लेकिन खरीद के 4 घर रखे हुए हैं, प्रॉपर्टीज 4 बनी हुई हैं। तो मतलब इसको भी उपभोग वाली कैटेगरी में, पोसेशन को भी उपभोग वाली कैटेगरी में रख सकते हैं भैया। जी भैया। यस भैया ये बात है, और लेकिन ये अभी वो कम वर्ष है ना, क्योंकि हम इनसिक्योरिटीज से घिरे हुए हैं। बिल्कुल 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 ठीक बात। तो मतलब इस तरह हमारे अंदर चिंता आती है, और हमें ये समझ में आता है कि जब हमारा समाज तैयार होगा, जब हम एक दूसरे के साथ हेल्प कर सकेंगे, तो फिर ये इतनी मारामारी नहीं रहेगी। बिल्कुल 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 ठीक। तो मतलब ये देखा जाए कि अभी मेरी प्रवृत्ति जो है वो ये जिसको हम होर्डिंग कह रहे हैं, या मतलब चीजें इकट्ठी करने का, धन इकट्ठी करने का, ये अपने अंदर एक इनसिक्योरिटी की वजह से है। ये भी अपने आप में एक तृप्ति वाला बात नहीं है, अपने अंदर असुरक्षा है अभी, तो कहीं ना कहीं पे भाव रूप पे हिला हुआ वो चीजें ठीक नहीं है, इस तरफ ध्यान जाए। ठीक है। और अगर एक्चुअल में जिसे कहते हैं कि असुरक्षा की वजह से नहीं है, लेकिन एक्चुअल में उपभोग और विलासिता की वजह से है, तो भी अपना मूल्यांकन किया जाए। जिस भी तरह से है, ये इस तरफ ध्यान चला जाए। मतलब ये प्रश्न अपने में उठने जरूरी हैं, फिर जो उनका आंसर निकल कर आएगा उसको हम दर्शन की रोशनी में कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या आंसर निकल कर आता है। प्रश्न उठने जरूरी है, मेन मुद्दा ये है। हेलो। हाँ जी भैया, जैसे हर कोई तो उत्पादक हो नहीं सकता। ठीक है। तो उस जो उत्पादक हो नहीं सकता, तो इसका मतलब जो उत्पादक नहीं है वो अवसरवादी में ही काउंट हो, या किस तरह से? भैया इसको ना मतलब वो मैं भी थोड़ा सा इसके ऊपर मेरा अपना भी शोध चल रहा है, लेकिन मोटा मोटा सा मैं इसको ऐसा समझा हूँ कि मतलब एज ए ग्रुप ऑफ पीपल मिलजुल कर भी जो है ना, मतलब जितना ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो मिलकर उत्पादन करते हैं, क्या वो उतने में जी पाते हैं, या फिर भी उसके बाद में जो है वो अभी और जरूरतें भी वो रहती हैं, और वो जरूरतें जो है वो जिंदा रहने की आवश्यकता है या विलासिता के लिए है। मतलब वो सारे के सारे एक देखने वाला मुद्दा जो है वो इसमें रहेगा। अभी जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं उसमें मतलब हम लोग अभी उत्पादन करने वाली जिसे कहते हैं कि कैटेगरी में अपने आप को ला भी नहीं पाते हैं। शहरों में रह रहे हैं, और अब शहरों में बैठकर क्या उत्पादन करें, क्या खेती करें, तो ये अपनी अपनी सीमाएं हैं बेसिकली। लेकिन फिर ऐसा देख सकते हैं कि कोई और हमारे बिहाफ पर उत्पादन कर रहा है, तो मैं कुछ कर रहा हूँ, वो कुछ कर रहा है, क्या ऐसा ये वाला मैथमेटिक्स, ये वाला गणित एक दूसरे के साथ में कहीं पे तालमेल कर ले पा रहा है, या यहाँ पर भी तालमेल नहीं आता है, उसको थोड़ा सा फैला कर देख सकते हैं। जी भैया, ओके जी। नमस्ते। मैं कुछ कहूँ इसमें? हाँ बिल्कुल दीदी। तो ये वाली जो अनुभूति है, इसमें हम बेसिकली हम पूरे समाज लेवल की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ कब सब कुछ व्यक्तिगत लेवल की बात नहीं हो रही है, समाज की स्थिति की बात हो रही है। तो उत्पादन से अधिक उपभोग, प्रयास एवं प्रवृत्ति समाज शोषक सिद्ध हैं तथा मात्र अवसरवादिता ही है। मतलब ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है जो कि पूरे समाज पे वो होती है। अब अगर आपका
उपभोग ज्यादा है। जरूरी नहीं है कि आप, हम पर्सनल उत्पादन की बात हो रही है, वो बात हो रही है आप किसी से बोरो करके हो सकता है, किसी से छीना हुआ हो सकता है, किसी का हक मार के हो सकता है, वो उस तरह की भी है, उसको भी वो शोषक सिद्ध हो रही है और अवसरवादिता है, वो उस तरफ इशारा किया गया है। फिर आगे बात करें, न्यायवादी व्यवहार से आवश्यकता से अधिक उत्पादन व समाज न्याय पोषक होना सिद्ध है। तो मतलब उसको आगे क्या पोषक है और क्या शोषक है उसको एक्सप्लेन किया। बढ़िया दीदी, बड़ा अच्छा जवाब दिलाया आपने। जी। सतपाल भाई, ये भी जो है ये आपका, ये इससे अच्छे से आंसर हो रहा है कि इसको इंडिविजुअल भैया। लेवल पे नहीं है ना, सोशल लेवल पे देख सकते हैं, समाज के लेवल पे देख सकते हैं। बढ़िया, जी भैया। बहुत बढ़िया दीदी, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़े। मानव गलती का करने का अधिकार लेकर तथा सही करने का अवसर एवं साधन लेकर जन्मता है। तो ये मतलब एक सिंपल सी अनुभूति है। गलती करने का अधिकार मतलब जो हर मानव के पास में दो अधिकार, दो दो जो है वो क्या कहें, दो असेट्स तो है ही, एक कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता। तो ये जो गलती करने का अधिकार है, इसको इसको जो है वो कर्म स्वतंत्रता के साथ में लिंक करके देख सकते हैं कि मानव जो है वो जब तक जागृत नहीं होगा, जब तक सही गलत का पता नहीं होगा, तब तक गलती तो करेगा ही। आदमी शांत होके बैठा रहेगा ऐसा नहीं है, तो कुछ ना कुछ करेगा। सही गलत का पता नहीं है तो गलतियां भी करेगा। तो मानव गलती करने का अधिकार लेकर पैदा होता है, सही करने का अवसर एवं साधन लेकर पैदा होता है। जन्मता है मतलब पैदा होता है। तो सही करने का अवसर और साधन मतलब पूरी शरीर यात्रा जो है वो सही है क्या, ये समझने का। और साधन क्या है, हर मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। तो जो सही समझने का साधन जो है वो शरीर और जीवन ही है। शरीर के माध्यम से जीवन सही और गलत को समझता है, और फिर उसको समझने के बाद में जब ये ध्यान जाता है कि मैं सही करके तृप्त होता हूँ, गलती करके तृप्त नहीं होता, तो फिर वो सही करने की तरफ प्रवृत्ति जो है वो बनती है। यही शरीर यात्रा में करने वाला काम है। तो गलती करने का अधिकार लेकर और सही करने का अवसर एवं साधन लेकर जन्मता है। उपरोक्त अनुसार मानव को न्यायवादी बनाने हेतु तथा न्याय में निष्ठा उत्पन्न करने हेतु से स्वभाववादी बनाने के लिए व्यवस्था व शिक्षा संस्कार का योगदान आवश्यक है। तो अभी तक हमने जितनी भी बातें की ऊपर, अवसरवादी प्रवृत्ति और न्यायपूर्ण व्यवहार, है ना, मानवीयता और अमानवीयता, जागृति और भ्रम, तो ये जितनी बातें की ऊपर उपरोक्त अनुसार मानव को न्यायवादी बनाने के लिए तथा न्याय में निष्ठा उत्पन्न करने के लिए और उसे स्वभाव में लाने के लिए क्या चाहिए, व्यवस्था व शिक्षा संस्कार का योगदान आवश्यक है ना। तो व्यवस्था का फोकस भी इस तरफ होगा, और वो शिक्षा संस्कार में, एजुकेशन में ये चीज आई होगी जो हम बार बार कहते हैं कि ये काम बच्चों के साथ में पहले 20 साल में करने वाला है ना। मतलब बच्चा बड़ा हो रहा है, जब तक उसकी एजुकेशन 20 साल तक चल रही है, उसी 20 साल में ये वाली बात भी हो जानी चाहिए। यही जो है ठीक तरह से इसको आगे परंपरा में लेकर जाने में सहायक होगा। ये ऊपर जितना कहा गया है वो व्यवस्था और शिक्षा संस्कार का योगदान होगा तो ये काम होगा। ठीक है। भ्रांति ही अवसरवादिता में आसक्ति का कारण है, भ्रांति मात्र आरोप ही है। भैया इसका यहाँ क्या मतलब? भ्रांति का मतलब भ्रम से हुआ ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी दीदी। तो भ्रम और भ्रांति, इसको हम पर्यायवाची लेकर चल सकते हैं। तो भ्रांति ही अवसरवादिता में आसक्ति का कारण है। अब आसक्ति शब्द जो है ये एक परंपरा में, वेद वगैरह में भी काफी आता है, लेकिन एक बार देखें कि बाबा जी आसक्ति को कैसे परिभाषित कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर आसक्ति, एक सेकेंड, आसक्ति है लघु मूल्य को गुरु मूल्य मानना, ये और उसका प्रलोभन होना, ये पहला पॉइंट है।
है ना, लघु मूल्य को गुरु मूल्य मानना, छोटी चीज को बड़ा मान लेना। और फिर दूसरा है 4 विषयों में निमग्नता, 4 विषयों में ही मग्न रहना, तो इसको आसक्ति कह रहे हैं। तो भ्रांति या भ्रम ही अवसरवादिता में आसक्ति का कारण है। आसक्ति जो है मतलब क्या है, लघु मूल्य को गुरु मूल्य मान लेना, छोटी चीज को बड़ी मान लेना। तो मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। अभी शरीर जो है वो जीवन के अधीन है, जीवन के अनुसार शरीर चलता है, तो जीवन बड़ी चीज साबित होती है। लेकिन क्योंकि हमारा भ्रमित मानव का जीवन की ओर ध्यान नहीं गया, तो वो सारा का सारा सुख शरीर के माध्यम से ही पाने की कोशिश करता है, वो शरीर को ही बड़ा मान लेता है। तो शरीर को ही, तो स्वयं को शरीर मान लेना भ्रम का सबसे बड़ा बिंदु है, ऐसा मध्यस्थ दर्शन में कहा गया। तो ये भ्रम ही जो है, ये फिर हमारे को जो है ये आसक्ति का मतलब ये 4 विषयों की तरफ और प्रिय हित लाभ की तरफ, इवेंचुअली इसी को ही अवसरवादिता कह रहे हैं। इसी का ये भ्रम ही इस सब का कारण है। और भ्रम क्या है, मात्र आरोप ही है। अभी आरोप किसको कह रहे हैं, तो आरोप की भी परिभाषा जो है वो, इसमें आरोप शब्द भी पहले भी काफी बार आया है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि हम धीरे धीरे परिभाषाओं को भी देखने की आदत डालें। तो आरोप की परिभाषा है, आप लोग जो प्रिंट आउट लेके बैठे हैं जैसे महेश भाई वगैरह, तो साथ साथ इसकी जो ब्रीफ परिभाषा आती है लिख भी सकते हैं अपने नोट्स के लिए, तो काम आएगा आगे। आरोप की परिभाषा है भ्रमात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो भ्रांति जो है ये भ्रमात्मक मूल्यांकन ही है। अब भ्रमात्मक मूल्यांकन क्या होता है, सही मूल्यांकन ना कर पाना। तो अधिमूल्यन, अवमूल्यन या निर्मूल्यन, है ना, ये वाली गलतियां जो हो जाती हैं इसको आरोप कह रहे हैं ना? तो हम मूल्यांकन नहीं कर पा रहे कि पैसे की जिंदगी में कितनी अहमियत है, तो लोगों ने जो मूल्यांकन किया हुआ है हमने उसी को अपना लिया, अपने अंदर वेरीफाई नहीं कर पाए। लोगों ने कह दिया पैसा बड़ी चीज है, हमने भी मान लिया पैसा बड़ी चीज है ना, और फिर लग गए पैसे के लिए। या किसी ने बोल दिया कि भैया ये वाला करियर, ये वाली पोस्ट, है ना, ये वाले फील्ड में तुम घुस जाओ तो जिंदगी बन जाएगी। हम मूल्यांकन नहीं कर पा रहे और वही निष्कर्ष लेके चल पड़े। और फिर काफी बार ऐसा होता है कि जो हमने सुना होता है वो अचीव भी कर लेते हैं, एंड में जाके फिर भी खालीपन या तृप्ति नहीं, या अतृप्ति ही पाते हैं अपने अंदर। तो क्यों पाते हैं ऐसा, कि जो सही था उसका पता नहीं था, जो सुनी सुनाई बातें थी उसको सही मान के अपनी जिंदगी का काफी समय जो है हमने लगा दिया। तो ये भ्रांति जो है ये आरोप है, मतलब लोगों के मूल्यांकन को हमने स्वीकार कर लिया, इसको कहते हैं। हम खुद जांच कर पाए अपने अधिकार पर, ये मध्यस्थ दर्शन में प्रेरित किया जा रहा है। और ऐसा कह रहे हैं कि हम जांच कर सकते भी हैं, तो पूरा बेसिस है हमारे पास। तो आरोप जो है वो भ्रमित मूल्यांकन जो है। अब ये आगे आया है, ये कुछ शब्द आए हैं और एक एक शब्द करके जो है ना, फिर उसकी बाबा जी ने यहाँ पर उसकी स्पष्टता भी रखी है एक एक करके। तो आप बताएं, कोई पढ़ के करना चाहेगा इसको एक एक करके, सब बारी बारी से करें बेशक, कैसे करेंगे? या पढ़ के समझ ही आ रहा है तो आगे बढ़े? आई थिंक वर्ड्स तो सिंपल लग रहे हैं। जोर से बोलिए देव भाई। मैं बोल रहा हूँ वर्ड्स तो लग तो सिंपल ही रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब क्या एक एक पढ़ना है, जैसे समाधान है फिर मनोबल है? हाँ आप बताओ, करना चाहें तो करें तो अच्छा रहेगा, और कर आप लोग सकते ही हैं। अपनी तरफ से एक एक करके रखें तो ठीक रहेगा। तो समाधान का तो मुझे ये लग रहा है कि इसमें जैसे लिखा हुआ है काफी सिंपल है, कि जब हमें समझ में आ जाएगी कोई चीज हमको कैसे करनी है और क्यों करनी है, मतलब डिटेल में समझ में आ जाए, तो वही अपने आप में समाधान का मतलब समाधान वही है, जब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए किसी चीज की।
तो ये पढ़ के तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है और बिल्कुल कनेक्ट भी हो रहा है कि हाँ ऐसा ही ये होता है। बढ़िया। तो यहाँ पर जो है ना ये दो शब्द हैं, क्यों और कैसे की पूर्ति, इसको समाधान कह रहे हैं। तो मतलब एक तो होता है कैसे, कि किसी चीज को ना कैसे करना है, जैसे खाना कैसे बनाना है, गाड़ी कैसे चलानी है, सर्जरी कैसे करनी है, इंग्लिश कैसे बोलनी है ना। ये एक कैसे वाला पार्ट रहता है किसी क्रिया में। फिर एक रहता है क्यों वाला पार्ट। तो क्यों वाले पार्ट को भी साथ में लेकर चलना है ना। तो क्यों और कैसे की पूर्ति, क्यों को ही यहाँ पर प्रयोजन, कि किसी क्रिया का पर्पस क्या है, इसी को ही यहाँ पर ये दूसरी भाषा में भी कह रहे हैं, क्रिया से अधिक ज्ञान। मतलब क्रिया से अधिक ज्ञान मतलब क्रिया कैसे होती है, एक तो ज्ञान इतना हो गया, लेकिन वो उस कैसे के भी बियॉन्ड एक क्यों भी रहता है। जैसे खाना कैसे बनाना है ना, छोले भटूरे कैसे खाने हैं, जलेबी या कैसे खाने नहीं है, कैसे बनाने हैं, जलेबी कैसे बनानी है। तो एक तो ये कैसे बनाने का ज्ञान हो गया, फिर इसके पीछे एक क्यों वाला पर्पस भी रहता है। जो जब हमें क्यों समझ में आता है तब संतुलन समझ में आता है भैया, नहीं तो क्यों समझ में नहीं आता, सिर्फ कैसे में जो है फिर वो काफी बार गलतियां भी हो जाती हैं, सिर्फ सिर्फ कैसे को लेकर के। तो क्रिया से अधिक ज्ञान मतलब कैसे के साथ साथ क्यों को लेकर चलना, इसको समाधान कह रहे हैं। ठीक हो गया। भैया इसमें भी मुझे लगता है वो जो शोभ वाला जो वर्ड है, जैसे छोटा सा एग्जांपल, जैसे ऑफिस में कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे बॉसेस जो सीनियर लेवल के लोग हैं कई बार ऐसी डिमांड रखते हैं ये करना है, और जब कारण पूछा जाता है तो अक्सर कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं बताया जाता या फिर नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो उस काम को कैसे का मेरे पास आंसर है कि कैसे कर सकता हूँ मैं, लेकिन क्यों का आंसर ना होने के कारण उसके अंदर एक अजीब सा व्याकुलता सी रहती है, मतलब छटपटाहट सी रहती है। कई बार उस काम में हम पूरी तरह से इन्वॉल्व होने में भी मन नहीं लगता है, और उसका पर्पस पता चल जाता है तो कई बार हम इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि दिन रात बैठ के लगे रहते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एग्जांपल बताया, बिल्कुल ठीक। आगे बढ़िए विशाल भाई। हाँ ये दूसरा क्या है, ये मनोबल। तो यही हमारा जो माइंडसेट है, मुझे ये पढ़ के तो यही फीलिंग आ रही है कि जो हमारा माइंडसेट है, जो खुद को सिद्ध करना कि ये हो सकता है कि नहीं, ये कहीं ना कहीं मनोबल है। मतलब मन में क्या मैंने क्या सोच रखा है कि ये चीज जो मैं करने जा रहा हूँ ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं। वो जो अगर मैंने माइंड में सेट कर लिया है फिर अब बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, ठीक। इधर मनोबल के से रिलेटेड ना एक और सेंटेंस आगे आया अनुभूति में, उसको भी हम साथ साथ ही ले लेते हैं। पवित्र विचार ही मनोबल है। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, पवित्र विचार ही मनोबल मतलब क्या? है ना। तो मनोबल की बात आ रही है तो मुझे लग रहा है कि साथ साथ में लिंक करते हुए ही इसको ले लेते हैं। तो भैया क्या है कि जैसे जीवन में ना मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, है ना, ये 5 बल है ना, और इसी सीक्वेंस में है एक के बाद एक। तो 4.5 क्रिया तक रहते हुए मन हावी रहता है। ठीक है, मन विचार के अधीन नहीं है, बल्कि विचार मन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो मन कुछ करता है और फिर सारा का सारा विचार पक्ष उसके साथ में लग जाता है, क्योंकि विचार ही अधूरा है। विचार प्रिय हित लाभ वाला ही है भ्रमित अवस्था में, अभी विचार में न्याय धर्म सत्य वाला तुलन आया नहीं है। तो पवित्र विचार जो है वो ये कह रहे हैं कि जीवन जब जागृत हो गया और मन वृत्ति के अधीन है, वृत्ति चित्त के अधीन है, चित्त बुद्धि के अधीन है, और बुद्धि आत्मा के साथ की तरफ देख रही है, तो ये पांचों जब एक दूसरे से अलाइंड है, ठीक है, तो इवेंचुअली हम मन को मन और विचार के बीच में जो तालमेल है, उससे फिर पवित्र विचार जो उसको उससे जो है वो विचार जो है ना, विचार पूरा हो गया, मतलब प्रिय हित लाभ के साथ अब न्याय धर्म सत्य भी आ गया। तो ये पवित्र विचार हुआ अस्तित्व सहज व्यवस्था के अनुसार, और उससे फिर जो एक अपना मनोबल बढ़ता है, अपने अंदर एक तृप्ति आती है,
तो पवित्र विचार ही मनोबल है। इसको इस तरह से भैया एक एक तरीके से शुरुआत में देख सकते हैं। आप भी अपने में थोड़ा सा शोध कीजिए रोजमर्रा की घटनाओं के साथ में, तो धीरे धीरे कुछ क्लियरिटी बनेगी। बाकी अपने कुछ पुराने साथियों ने भी इसके ऊपर कुछ ध्यान दिया हो, वो अपनी तरफ से रखें इसको, तो वो भी ठीक रहेगा। कोई भी रखना चाहे प्लीज। विनीता दीदी कैसे देखते हैं इसको? हाँ जी। इसमें बात हो रही है कि मन की जो स्थिति है, जब मन में समझदारी आ जाती है तो वो स्थिति जो है वो एक मनोबल की स्थिति मानी जाती है। वो बल संपन्न हो जाता है। मतलब समझदारी मतलब वो वाली स्थिति जब जो आत्मा है, आत्मा को अनुभव हो जाए। जागृत वो स्थिति में जागृत मानव की जो स्थिति है, जिस समय वो पूरी तरह से समझदारी की स्थिति होती है, उसको बोला जाता है कि वो वाली जो मन स्थिति है वो है मनोबल की स्थिति, जिसको आपने वो पवित्र से भी जोड़ा। मतलब बेसिकली जिसमें किसी भी तरह का मतलब पूर्ण स्थिति जो है, हाँ, क्रिया पूर्णता की स्थिति। वो जो तुलन है विचारों में ही 6 तरह का तुलन है ना। तो प्रिय हित लाभ के साथ न्याय धर्म सत्य भी आएगा तो विचार पवित्र होगा। न्यायपूर्ण न्याय धर्म सत्य वाले विचार होंगे, नहीं तो प्रिय हित लाभ वाले जो है वो अमानवीयता वाले और वो अवसरवादी विचार ही रहेंगे। वो फिर उसको हम पवित्र विचार नहीं कह पाएंगे। तो पवित्र विचार ही मनोबल है, ऐसा करके रखी है बात यहाँ। केंद्रीयकृत मन स्थिति है ना। हाँ जी, जो कि आत्मा से और अनुभव तक जुड़ी हुई। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। वो जो हमारा एक सर्कुलर डायग्राम रहता है, मध्यांश में आत्मा और फिर फर्स्ट ऑर्बिट में बुद्धि, है ना, उस वैसे करते हुए तो मनोबल जो है वो केंद्रीकृत मन स्थिति, मतलब जो हमने पहले भी कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि मन या जीव, अगर हम 4.5 क्रिया में जो कल्पनाशीलता है वो सिर्फ शरीर और बाहर की तरफ देख रही है तो वो शुद्ध रूप से भ्रमित अवस्था है। हमें अपने अंदर भी देखने के लिए कल्पनाशीलता का सहारा चाहिए ही, विचार चाहिए ही। अभी भी जो हम समझने का काम कर रहे हैं ये विचारों के माध्यम से ही कर रहे हैं, विचारों की मदद से ही कर रहे हैं। तो विचार अपने आप में खराब चीज नहीं है ना। विचारों का नियोजन कैसे करना है, विचारों को इन्वेस्ट कहाँ करना है, ये देखने की बात है। तो इन्हीं विचारों को हम जीवन की तरफ जब देखने जाते हैं, एक भौतिक संसार है जो शरीर और बाहरी दुनिया है, और फिर एक अभौतिक संसार है जो जिसको हम जीवन और व्यापक कह रहे हैं। इसको समझना जो है ये आवश्यक है पूर्ण समझदारी के लिए। आगे बढ़ेंगे विशाल भाई। हाँ, तो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया मुझे। सिर्फ न्याय की दृढ़ता ही सुख का संज्ञान है, मतलब संज्ञा है। सो न्याय की दृढ़ता, न्याय तो वो तो फिर सोच हो गया ना कि न्याय क्या। ये मेरे को समझ में आया जब मैंने सोचा ये जागृत मानव हुआ, बट फिर वो सुख कैसे हुआ? मतलब क्या उस न्याय को के न्याय के हिसाब से सोचना और फिर एक्ट करना और सुख, उसको थोड़ा सा कनेक्ट करना, थोड़ा हेल्प चाहिए। अपने कोई और साथी करेंगे प्लीज विशाल भाई के इस क्वेश्चन को। भैया न्याय यानी मूल्यों की पहचान और मूल्यों का निर्वाह। तो जब मूल्यों का निर्वाह करते हैं तो हम अंदर सुख पाते हैं, ऐसा इसको रख सकते हैं कि कम पड़ रहा है। नहीं ठीक है, अच्छा ध्यान है। तो भैया मैं मतलब इसको सिंपल शब्दों में कहूँ तो मैं ऐसे कहूंगा कि मैं न्यायपूर्वक जीता हूं तो मैं तृप्त होता हूं, और अगर मैं गलती से भी अन्याय करता हूं तो मैं दुखी होता हूं। ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कहते? हाँ हाँ, कह सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो जब भी मुझसे अन्याय होता है मैं दुखी होता हूं, तो उसी को ही दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि न्याय में दृढ़ता, ये संकल्प के भैया मैं न्याय ही करूंगा और न्याय ही कर पाता हूं अगर, तो है ना, मतलब ये दृढ़ता मतलब एक
क्लियरिटी कि हाँ मैं न्यायपूर्वक जी पाता हूँ, उसी को सुख कह रहे हैं। इसी को समाधान भी कह रहे हैं भैया, समाधान ही सुख है। ऐसा भी सूत्र जो है वो कई बार मध्यस्थ दर्शन में आया है, समाधान ही सुख है, समझदारी ही सुख है ना। ये भोग विलास, इंद्रिय सुख, ये तो एक बड़ा एक एलिमेंट्री लेवल का बचकाना वाला सुख है। एक्चुअल में जो अपने अंदर की तृप्ति है वो न्याय धर्म सत्य के साथ में आती है। तो न्याय में दृढ़ता जो है ये सुख का पहला कदम है भैया, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, fair enough। मैं इसमें एक चीज ध्यान केंद्रित करना चाहूँ। अगर वो जीवन क्रिया में हम देखते हैं तो मन के ऊपर वृत्ति के ऊपर चित्त के ऊपर बुद्धि, तो मन और वृत्ति की जब अलाइनमेंट हो जाती है, यानी मन जो है वृत्ति से गाइड होके चलने लगता है, तो उस स्टेट को भी सुख बोला गया। और वृत्ति में न्याय स्थापित होना भी इसी में वही इंगित किया गया है कि वृत्ति में जब न्याय स्थापित हो जाता है। बिल्कुल। और दूसरा, मन में हम देखें तो वहाँ पे आशा होती है और वृत्ति में विचार होते हैं। जो हमारे विचार और हमारी आशा अलाइंड हो जाते हैं और न्यायपूर्वक विचार, न्याय के विचार आते हैं, तो भी सुख की प्राप्ति होती है, यानी सुख होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे मेरा ध्यान है। ठीक, बढ़िया भैया, ठीक बात है। ठीक है, तो मध्यस्थ दर्शन में विशाल भाई, जो राहुल भाई कह रहे हैं कि मन और वृत्ति के बीच में अलाइनमेंट होने वाले पार्ट को सुख बोला। तो ये न्याय धर्म सत्य जो है तुलन में आ जाना, मतलब अब मन और वृत्ति के बीच में अलाइनमेंट हो गई। तो हर तरफ से देखें बात वही आ रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अभी एक काम कर सकते हैं, बताएं कि 4:10 हो गए हैं, तो अभी एक पेज रहता भी है। तो अभी इसको यहाँ पे वाइंड अप कर दें क्या, बाकी फिर नेक्स्ट वीक करें, या लग रहा है कि जल्दी से हो जाएगा 10-1 मिनट में, तो कंप्लीट भी कर लेते हैं, जैसे आप लोगों को लगे वैसे करते हैं। पेज तो बड़ा ही है, नेक्स्ट वीक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये नीचे के 5 रह गए हैं, इनको फिर हम नेक्स्ट वीक से शुरू करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सबको। थैंक यू संजीव भैया। नमस्कार, थैंक यू। नमस्ते सभी को। थैंक यू संजीव भैया। नमस्कार भैया। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। नमस्ते। सभी को नमस्कार।